ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि जो सी एस एस थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेआउट बताया था, डी टैग की मदद से हम किस तरीके से बना सकते हैं टैग लेआउट। ठीक है, तो उस लेआउट के अंदर अभी हमें सी एस एस ऐड करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो पेज है, यूआई है, वो अच्छी तरीके से हमें दिख सके। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले तो आपको सी एस एस के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, सी एस एस होती क्या है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, उसके जो भी फंडा है उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस, फिर हमारे जो एक दो लेक्चर है उसके बाद हम सी एस एस जो हमने टेम्पलेट बनाया था उसके ऊपर हम सारी फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे। तो पहले आपको जितनी भी सी एस एस है उसके बारे में पता होना चाहिए भाई, कौन सी सी एस एस कब लगती है, कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द सी एस एस, सी एस एस होती क्या है। तो उसका यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, तो कास्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, कास्केडिंग मतलब क्या हो जाता है कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए जो स्टाइल यूज होती है। ठीक है, जो सीट यूज होती है उसे यहाँ पे सी एस एस कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया कि भाई सी एस एस स्टाइल सीट इज यूज टू सेट द स्टाइल इन वेब पेज। मतलब किसके लिए यूज किया जाता है इसको, तो वेब पेज के अंदर जो भी हम एच टी एम एल टैग यूज करते हैं उसके अंदर हम उसको अच्छी तरीके से देखने के लिए, या फिर उसी के अंदर किसी भी तरीके का कोई यूआई अच्छी तरीके से ग्राफिकली बनाने के लिए हम सी एस एस का यूज करते हैं वेब पेज के अंदर। टेट कंटेन मतलब एच टी एम एल के अंदर, वेब पेज के अंदर जो भी HTML रहता है, जो भी HTML एलिमेंट रहते हैं उसके अंदर हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये यहाँ पर बताया कि भाई इट सेट द बैकग्राउंड कलर, मतलब उसके जो भी एलिमेंट होगा उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट कलर। तो ये सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले तो हम टाइप्स सीख लेते हैं भाई कितने तरीके की सी एस एस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सी एस एस विच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके की सी एस एस दी गई है: इनलाइन सी एस एस, इंटरनल और इम्बेडेड सी एस एस, और एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके की सी एस एस एग्जैक्टली दी गई है। जो भी कोई भी अगर सी एस एस यूज कर रहा है तो 3 तरीके से ही सी एस एस को अप्लाई करवा सकता है। ठीक है, इसके बाहर की कोई सी एस एस हम यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम समझ लेते हैं भाई इनलाइन सी एस एस किस तरीके से यूज की जाती है, फिर उसके बाद इंटरनल एक्शन और उसके बाद एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं कि हमारा इनलाइन सी एस एस किस तरीके से अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया हुआ है कि उसकी थोड़ी थियरी भी है। तो यहाँ पे पहले थियरी पढ़ लेते हैं कि भाई इनलाइन सी एस एस कंटेन द सी एस एस प्रॉपर्टी इन बॉडी सेक्शन। मतलब आपकी जो बॉडी सेक्शन होती है, जो भी आप जहाँ पर भी आपको सी एस एस अटैच करवानी है, लगानी है, ठीक है, उसके टैग के अंदर ही आपको क्या लगानी होती है, सी एस एस लगानी होती है। किस तरीके से लगानी होती है वहाँ पे आपको दिखाया हुआ है स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल वन टाइप ऑफ आपका एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और पी है आपका टैग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पे इनलाइन सी एस एस कंटेन द सी एस एस प्रॉपर्टी इन बॉडी सेक्शन। ठीक है, अटैच्ड विथ एलिमेंट, मतलब किसी भी तरीके के कोई टैग के साथ उसको अटैच किया गया होगा, इज नॉन एज अ इनलाइन सी एस एस। मतलब किसी भी सी एस एस, कोई भी आपका जो टैग रहता है, मतलब ये बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग, ये भी टैग। ठीक है, तो किसी भी टैग के अंदर आप जब भी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी सी एस एस लिखते हो तो उसे यहाँ पे इनलाइन सी एस एस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है भाई इनलाइन सी एस एस किसे बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी टैग के अंदर अगर आपको ये स्टाइल है वो कहाँ पे चाहिए, बॉडी टैग के अंदर चाहिए, तो आपको तो ये किस तरीके की सी एस एस कहलाएगी, इनलाइन सी एस एस कहलाएगी। ठीक है, तो उसका यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि भी इनलाइन सी एस एस किस तरीके से यूज की जाती है। ठीक है, तो इनलाइन सी एस एस के हम एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको, हमने जो फोल्डर बनाया था, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसी के अंदर, HTML के अंदर। ठीक है, इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इनलाइन सी एस एस, इनलाइन इनलाइन
css.html की नाम से मैं सेव करूँगा, इस तरीके से मैं उसको सेव करूँगा। ठीक है, inline_css.html। जैसे मैं यहाँ पे html लिखूंगा, ठीक है, तो हमारे सारे कंटेंट यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पी टैग ले रहा हूँ। ठीक है, और पी टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ आपको कभी भी लेना हो तो कहाँ से ले सकते हो, आप लॉरेन विल्सन में से ले सकते हो। तो वहीं पे हम जाते हैं और वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको इतने पैराग्राफ को कॉपी किया। फिर कॉपी करने के बाद हमारा जो पैराग्राफ था, ठीक है, टैक्स थे, उसके अंदर मैंने उसको रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ तो इसको मैं जब भी ओपन करूंगा तो ये नॉर्मल पैराग्राफ की तरह मुझे दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा मुझे। अब इस पे ऊपर मुझे CSS अप्लाई करवानी है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किसी पी टैग के अंदर आपको पहले क्या लिखना होता है, स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, किसी भी टैग के अंदर आप स्टाइल लिख सकते हो, ये एट्रीब्यूट लिख सकते हो। ठीक है, जिस पे भी आपको अप्लाई करनी है CSS। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मुझे स्टाइल लिखनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे यहाँ पे कलर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे पी टैग के अंदर, स्टाइल के अंदर, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कलर। कलर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपकी एक वन टाइप ऑफ एक एट्रीब्यूट हो जाती है, और ये प्रॉपर्टी हो जाती है, और इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, उसके अंदर दो तरीके के टाइप्स आते हैं, एक तो प्रॉपर्टी आती है और दूसरी आती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आपको दूसरी CSS यहाँ पे देनी है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप वापस से फॉन्ट साइज, देखो यहाँ पे आ भी रहे, सजेशन भी आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉन्ट साइज कॉलन, उस कॉलम की मतलब कितने पिक्सल आपको फ़ॉन्ट की रखनी है वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा, मतलब 20 px। फिर मैंने वापस यहाँ पे क्या दे दिया, सेमीकोलन। तो ये हमारी वैल्यू हो गई और ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब फ़ॉन्ट की साइज बदलने के लिए मुझे यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी और उसकी कितनी साइज रखनी है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे मुझे कल्स का कलर अंदर जो भी पी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके कलर चेंज करने हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत सारी और ऐड करनी है तो यहाँ पे सेमीकोलन करने के बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू, इस तरीके से आप बहुत सारी CSS उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम फिलहाल दो ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि पहले तो ग्रीन वाली देखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो कलर मैंने उसका रखा है ग्रीन। ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी कलर है और वैल्यू उसकी ग्रीन है। ठीक है, तो जैसे हम उस पेज के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कलर किस तरीके से हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखिए, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाद में हम उसकी जो भी कलर प्रॉपर्टी है उसके अंदर डिप में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये कलर है उसकी प्रॉपर्टी है और ग्रीन है उसकी वैल्यू, और स्टाइल वन टाइप ऑफ पी टैग का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद मुझे फॉन्ट, उसकी फॉन्ट भी चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कॉलन, तो फॉन्ट साइज हमारी प्रॉपर्टी हो गई और वैल्यू मुझ में यहाँ पे बाई डिफॉल्ट दे रहा हूँ 20 px। ठीक है, यहाँ से आप कितने भी px उसकी साइज बढ़ा सकते हो। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो उसकी साइज यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर वापस मैं यहाँ पे 40 कर रहा हूँ तो उसकी साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखा। अब आपको बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पे आपने कोडिंग में चेंजेस किया तो यहाँ पे परमानेंटली चेंज हुआ है। पर अगर आपको देखना है कि अच्छा कौन से लग रहा है, ठीक है, आपका जो फॉन्ट साइज है वो किस तरीके से, कितनी साइज में, बार बार वहाँ पे 30 करोगे, वापस 15 करोगे, 21 करोगे, तो बार बार चेंज करना पड़ा है। तो उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने एक ऑप्शन दिया है कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे उसकी कलर आ जाती है और उसकी फॉन्ट आ जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि उसकी हाइट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है, तो उसकी साइज ऑटोमेटिकली कम हो रही है। देखो, ये परमानेंटली चेंज नहीं होगा। आप जैसे ही
रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ से साइज, फ़ॉन्ट साइज हट जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये आप टेम्पररी ब्राउजर में से चेंज करो, उसकी कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वापस जो वहाँ पे आपने 40 px दिया था तो 40 px यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये टेम्पररी आपको दिखा नहीं होगा कौन सी फॉन्ट साइज मुझे मेरी अच्छी लग रही है, उसके लिए मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो 13 पिक्सल अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी कोडिंग के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे 13 px कर दूंगा, तो हमारी जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। ठीक है, तो ये अब ये परमानेंटली चेंज हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, ठीक है, और वापस रिफ्रेश करोगे तो आपका डेटा वापस इस तरीके से हो जाएगा कि जो पहले था वही। ठीक है, 13 था तो 13 px वापस से हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो वापस 13 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि परमानेंटली चेंज, आप जब भी कोडिंग पे चेंज करते हो तभी आपकी चेंजेस परमानेंटली वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपकी इनलाइन सीएसएस थी। अब ठीक है, दूसरी चीज़, तो ये आपको पता चल गया इनलाइन सीएसएस किस तरीके से लगाते हैं। बाद में हम इसकी जो भी स्टाइल है उसके ऊपर आएगी। ठीक है, अब हम दूसरी सीएसएस हमारी है उसके ऊपर चलते हैं कि इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। ठीक है, इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। तो इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा होता है दिस कैन बी यूज व्हेन अ सिंगल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टाइल यूनिकली। मतलब जो भी आपने एचटीएमएल की पेज बनाई है, ठीक है, उसी के अंदर आपको सीएसएस अलग से बनानी है। मतलब एक आपको टाइप टैग दिया गया है जिसके अंदर आपको जितनी भी सीएसएस लिखनी है वो वहाँ पे लिख सकते हो और वो उसी पेज पे अप्लाई होगी, किसी दूसरे पेज पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो उसी पेज के अंदर आपको सी एस एस अटैच करवाने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसके लिए आपको इंटरनल एम्बेडेड सी एस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके रूल्स किस तरीके से आपको डिफाइन किए उसके एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिख रहा होगा आई थिंक कि यहाँ पे है एच टी एम एल है, उसके अंदर हेड टैग है, उसके अंदर टाइटल टैग है, वो सारा कुछ तो था ही। पर अब मुझे इंटरनल सी एस वो कहाँ लगानी होती है, तो मुझे जो भी आपकी बॉडी टैग होती है उसके अंदर कभी भी आप सी एस एस नहीं लगाते। अगर उसके अंदर आपने एक भी सी एस एस लगा दी उसको इनलाइन सी एस एस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो किसी भी तरीके की कोई सी एस एस यहाँ पे अप्लाई नहीं की है बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो सारी सी एस एस कहाँ पे लगी होती है, आपकी स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हेड टैग के अंदर आपको एक टैग बनाना है स्टाइल नाम का। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी सी एस एस है वो यहाँ पे अटैच करवानी होती है। स्टाइल टैग हेड टैग से पहले ही बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी सी एस एस होगी वो स्टाइल टैग के अंदर आ जाएगी। पर किस तरीके से लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्लास क्लास एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके के टैग के अंदर, जैसे div टैग है, p टैग है, बॉडी टैग है, ठीक है, किसी के अंदर भी आप क्लास लगा सकते हो। क्लास एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आप कौन सी क्लास देनी है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे जैसे मैंने मेन दिया है, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लास दी होगी ना, तो उसको यहाँ से अटैच करवाने के लिए मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट। तो ऑटोमेटिकली वो फाइंड करेगा भाई इसके अंदर मुझे कौन सी सी एस एस लगानी है, तो उसकी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, सेंटर। मतलब सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है वो सेंटर के अंदर आएगा। ठीक है, उसके अंदर वापस जाने के बाद क्या लिखा होती है, क्लास CFG। CFG का मतलब क्या हो जाता है कि वापस ये ग्राफिकली है, ठीक है, ये भी क्लास है, तो मुझे इसको यहाँ पे अटैच करवाना है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो सारा का सारा मुझे रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया पे अटैच करवाना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वापस से डॉट। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ आती है कि आईडी। ठीक है, आईडी मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैं आईडी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे पोर्टल, तो जैसे ही मुझे इसको यहाँ से अटैच करवाना है तो मुझे यहाँ पे हैश देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आई थिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बनाता ही हूँ। ठीक है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, जिसके ऊपर हमने अभी अप्लाई किया था ना उसी को ही हम मॉडिफाई करते हैं। तो इसके अंदर मुझे किसी भी तरीके की स्टाइल नहीं लगानी। कहाँ पे लगानी है, हमारे हेड टैग के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के नीचे एक स्टाइल में बना रहा हूँ। ठीक है, और स्टाइल टैग मैंने यहाँ पर ही खत्म कर दी। ठीक है,
हेलो। हाँ बोलो। कौन है? 750। हाँ। ले लेक्चर में आता हूँ। काई नहीं आता। ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि हमारे हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के नीचे स्टाइल टैग बनाना है। नीचे टाइटल टैग के नीचे हमें स्टाइल टैग बनाना है। स्टाइल टैग को हेड टैग से पहले ही ओवर कर देना है। ठीक है। अब जो भी मैंने यहाँ पे सी एस एस लिखी है वो मुझे यहाँ पे अटैच करवानी है। तो पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा, पी टैग के अंदर मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। और आपको की क्लास एक एट्रीब्यूट है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर इसके अंदर जो भी सी एस एस है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे अपनी तरीके से नाम दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कोई पैराग्राफ। ठीक है, पैरा मैंने दे दिया। तो अभी जो भी सी एस एस है मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब पैरा मतलब क्या है कि मेरा एक क्लास है। तो स्टाइल के अंदर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पैरा। ठीक है। उसके अंदर ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने यहाँ पे सी एस एस लिखी है ना, वो कहाँ पे ले जानी है आपको, पैरा के अंदर, ताकि वो अच्छी तरीके से आपको दिख सके। ठीक है। यहाँ पे देखो, कलर एक प्रॉपर्टी हो गई और ग्रीन वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पे सेमीकोलन है और फिर उसके बाद फॉन्ट साइज, फिर कॉलन, और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कहाँ से लगेगा, पैरा के अंदर। पैरा एक क्लास है तो मुझे यहाँ से अटैच करवाने के लिए स्टाइल टैग के अंदर डॉट पैरा नाम के कीवर्ड के थ्रू मुझे वहाँ से अटैच करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो उसके ऊपर जैसे पहले की तरह सी एस एस लग रही थी उसी तरह यहाँ पे सी एस एस लगेगी। ठीक है। ठीक है। तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो हम उसके अंदर कलर चेंज कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर रेड कर रहा हूँ। ठीक है। उसकी पिक्सल में यहाँ पे 23 कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो सी एस एस यहाँ पे अटैच हो जाएगी। देखो हो गई। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके की गड़बड़ी की है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लिखना मैं भूल गया, तो ये सी एस एस यहाँ पे अटैच कभी भी नहीं होगी। ठीक है। तो देखते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि किस तरीके से अटैच हो सकती है। देखो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सी एस एस अटैच नहीं हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से वो सी एस एस अटैच होती है क्लास की मदद से। एक क्लास के अंदर अगर आपको दूसरा क्लास भी यहाँ पे अटैच करवाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कि मुझे उसकी फॉन्ट बोल्ड करवाने हैं, तो मैं एक अलग से क्लास दे रहा हूँ कि पैरा वन। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तो डॉट वापस से लगानी पड़ेगी और दूसरी मुझे क्लास लगानी है तो डॉट पैरा वन। ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ फॉन्ट वेट। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 px। ठीक है। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो उसके जो भी बोल्ड है इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर वो क्या हो जाएगी, एकदम डार्क हो जाएंगे। ठीक है। देखो डार्क तरीके से आ रहे हैं। जैसे मैं इसको 700 को हटा रहा हूँ यहाँ से तो वो डार्क थे वहाँ से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको वापस से अप्लाई करके नॉर्मल हो गए। ठीक है। तो फॉन्ट वेट से क्या होता है कि आपकी जो फॉन्ट साइज है वो बोल्ड हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो एक साथ में अलग अलग दो जितनी भी सी एस एस लगानी होती है वो क्लास के अंदर विथ स्पेस से लगा सकता हूँ। ठीक है। नाम अलग अलग देने के बाद में उसके ऊपर जितनी भी वीडियो, अगर 2-3 और देनी है तो मैं यहाँ पे स्पेस करके वापस से पैराग्राफ दे सकता हूँ। ठीक है। तो वो तो आपको पता चल गया कि एक साथ 2-3 पे क्लासेस आपको यहाँ पे देनी है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो क्लास आपको पता चल गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक और पैराग्राफ मेरे पास है। ठीक है। इसी तरीके का, पर इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी। तो आईडी भी वन टाइप ऑफ आपका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट के बेस पे आपको क्या लगानी है, वापस आपको एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि चेंज फॉन्ट। ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ चेंज फॉन्ट, तो ये एक आईडी होगी हमारी। तो जैसे मैंने क्लास के अंदर अप्लाई किया था वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। अगर क्लास यहाँ पे आपने लिखा है तो यहाँ पे डॉट लिखना होगा।
अगर आपने यहाँ पे आईडी दी है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैज़। क्या लिखना पड़ेगा? हैज़। और यहाँ पे देनी पड़ेगी हैज़ फ़ोन, चेंज फ़ोन, और यहाँ पे आप फ़ोन फैमिली असाइन उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सिव लिख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं तो दूसरे फ़ोन के ऊपर जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है उसके ऊपर हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो थोड़ी कर्सिव हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूँ। देखो इस तरीके से इसके ऊपर मैंने किसी भी तरीके की कोई उसकी कलर नहीं बदली, ठीक है, उसकी साइज़ नहीं बदली, तो आईडी के थ्रू भी मैं उसको चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसकी कलर बदलनी है इसकी कलर में, तो इस चेंज फ़ॉन्ट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? उसका कलर, कलर के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रे, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो उसका कलर किस तरीके से हो जाएगा? ग्रे हो गया, ठीक है। उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ अभी मैंने अप्लाई नहीं की है, ठीक है। तो ये किस पे अप्लाई की थी मैंने? फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारी पैरा के अंदर थी, ठीक है। तो क्लास की मदद से, मतलब क्लास से क्या होता है, अगर सीएसएस आपको बनानी है तो डॉट लिखना होगा, और आईडी के थ्रू सीएसएस को अटैच करवाना है तो यहाँ पे आपको हैज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। एक ही पेज के अंदर स्टाइल टैग के अंदर आप यहाँ पे सीएसएस लिखते हो विथ क्लास और आईडी के थ्रू, ठीक है। तो उसे यहाँ पे इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस कहा जाता है, ठीक है। तो और इससे पहले की क्या थी? इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस को हमने कहाँ पे रखा था? टैग के अंदर। यहाँ पे किसी भी टैग के अंदर किसी भी तरीके की सीएसएस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है कि इनलाइन सीएसएस। अगर यहाँ पे होती तो, अगर नहीं है तो इसे यहाँ पे इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस कहा जाता है। अब तीसरी चीज हमारे पास है कि एक्सटर्नल सीएसएस। कौन सी है? एक्सटर्नल। लास्ट वाली जो हमारे पास सीएसएस है उसे यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस कहा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे अप्लाई करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैंने स्टाइल टैग के अंदर जो भी सीएसएस अप्लाई की है उसको यहाँ से कट करना है, स्टाइल टैग को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और मुझे एक नई पेज बनानी पड़ेगी। उस पेज का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। किस नाम से आपको उसे सेव करनी है? देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इस नाम से सेव करनी है तो उस नाम यहाँ पे क्या रहेगा? डॉट सी एस एस से सेव रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टाइल है वो कुछ भी रख सकते हो, नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, तो उसकी जो सी एस एस एक्सटेंशन है वो क्या देना है आपको? डॉट सी एस एस देना है, तभी वो उसके ऊपर स्टाइल अटैच होगी, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टाइल डॉट सी एस एस आ गई, और जो भी हमने यहाँ पे सी एस एस थी उसको कट करके कहाँ पे रख दी है? स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टैग आपको अप्लाई नहीं करना, स्टाइल टैग भी नहीं यूज करना, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे लिंक करवाना है। तो अब देखो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, इनलाइन सीएसएस को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे किसी भी तरीके की कोई सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, नॉर्मल टेक्स्ट पैराग्राफ ही हमारे पास होगा। तो उसको मुझे अटैच करवाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टाइटल टैग के नीचे लिंक, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिंक एच, ठीक है। एच के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। इस तरीके से मुझे अप्लाई यहाँ पे करवाना पड़ेगा। जैसे मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख रहा अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ओके। उसके लिए आपको अटैच करवाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा उसकी लिंक। लिंक किस तरीके से होती है सी एस एस की, ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिंक सी एस एस अटैच लिंक इन HTML, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट नहीं करना तो मैं आपको अभी दिखाई दूंगा कि इस तरीके से उसको आप अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिंक, ठीक है। इसको कॉपी करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है।
ओके, हम कोडिंग में वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिंक इस तरीके से लिंक नहीं है, लिंक रिले स्टाइल से, और जो भी आपकी स्टाइल होगी उसको यहाँ पे अटैच करवा देना है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो इस पेज के अंदर अटैच हो जाएगा। अब जैसे मैं पेज को रिलोड करूंगा, ठीक है, देखो मैं अभी पेज को क्या कर रहा हूँ कि रिलोड जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा वहाँ पे। ये तो इस पेज के अंदर जैसे ही पेज रिलोड किया तो उसके अंदर स्टाइल अटैच हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेरी एक्सटर्नल सी एस एस होगी, मतलब इस पेज के अंदर मैंने कहीं पर भी स्टाइल अप्लाई नहीं की है तो भी हमारी स्टाइल इस पेज या इस पैराग्राफ के अंदर चल रही है। मैंने वो कहाँ पे रखी है, हमारी अलग पेज के अंदर, ताकि यहाँ पे आपका एक्सटर्नल कोड है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोड ना हो जाए। क्योंकि पेज के अंदर मैं जैसे जैसे सी एस एस ऐड करते जाऊँगा तो हमारे पेज की लाइन भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ना बढ़े इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल सी एस एस को। मोस्टली 80 या 60% हम एक्सटर्नल सी एस एस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी कि भाई इंटरनल सी एस एस क्या होती है, ठीक है, एक्सटर्नल सी एस एस क्या होती है, इनलाइन सी एस एस क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना था कि जो सी एस एस थी, तीनों की तीनों सी एस एस आपको पता तो चल गई भाई, एक्सटर्नल सी एस एस किस तरीके से होती है, इंटरनल किस तरीके से होती है, ठीक है, और इंटरनल और एम्बेडेड किस तरीके से होती है। अब मैं तीनों को मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस एस है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल सी एस एस है, और यहाँ पे मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, एक स्टाइल टैग के अंदर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फॉन्ट कलर, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ब्लू। तो कौन सी सी एस एस लगेगी, ये पैराग्राफ नाम के क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी कलर दिया हुआ है, रेड है, और यहाँ पे मैं वापस से दे रहा हूँ फॉन्ट ब्लू, फॉन्ट कलर, मतलब ओनली कलर दे रहा हूँ ब्लू। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो कौन सी अप्लाई होगी, ब्लू वाली। सी एस एस एक्सटर्नल वाली अप्लाई नहीं होती, मतलब ये तो कब से आ रही है, इसके यहाँ से अटैच हो रही है, जैसे ही अटैच होगी तो फाइन करेगा, और पैराग्राफ के अंदर मुझे यहाँ से उसकी सी एस एस लानी है। ठीक है, तो ला तो देगा वो, पर होगा क्या है यहाँ पे कि जो उसकी इंटरनल सी एस एस होती है वो सबसे पहले अप्लाई होती है, उसके बाद उसकी एक्सटर्नल सी एस एस होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और चीज रख रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि पैराग्राफ, ठीक है, इस तरीके से मैं और एक क्लास बना रहा हूँ, कहाँ पे बना रहा हूँ, इसी पेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो भी मेरे अटैच करवाना था डेटा स्टाइल, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे डॉट पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉन्ट, ठीक है, कलर, फॉन्ट कलर में दे रहा हूँ रेड दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि एक्सटर्नल सी एस एस यहाँ से आ रही, तो उसके कलर क्या है, यहाँ पे रेड है। ओके, मुझे यहाँ पे अलग देना पड़ेगा, रेड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, तो पहली बात तो वहाँ से सी एस एस के फॉर्म में, मतलब एक्सटर्नल सी एस एस से यहाँ से आ रही है कि हमारी वन टाइप ऑफ एक एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन, अगर मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो पहली बार मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही पेज लोड होती है तो क्या होता है कि पैराग्राफ नाम का जो क्लास है उसके ऊपर ग्रीन लग जाएगा। उसके बाद होता क्या है कि जो भी आपकी लिंक है, लिंक के अंदर से वापस पैरा के अंदर क्या आ रहा है, आपका रेड आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने लास्ट में जो भी आपने लास्ट में सी एस एस अटैच करवाई होगी, ठीक है, वही डेटा यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, वहां पर वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो लास्ट में जो भी आपने अप्लाई किया है वही यहाँ पे अटैच होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है कि कौन सी सी एस एस हमारी यहाँ पे अप्लाई होती है। देखो रेड वाली अप्लाई होगी ना, मतलब पहले उसने ये ग्रीन वाली अप्लाई की थी, पर उसके ऊपर क्या हो गया कि उसकी जो एक्सटर्नल सी एस एस थी उसने उसको ओवरराइड करवा दिया।
ठीक है। तो जैसे मैं इसको नीचे ले लूंगा, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे लूंगा, जो भी हमने लिंक अटैच करवाई थी उसके नीचे ले लूंगा। ठीक है। अब देखो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो पहले उसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई की होगी, रेड वाली। और जैसे मैं यहाँ पे नीचे आएगा तो अब पैराग्राफ के अंदर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है, फॉन्ट कलर की नाम की ग्रीन। ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे ग्रीन मिलना चाहिए। ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे ओनली कलर देना है। ठीक है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे क्या हो गई, ग्रीन हो गई। तो वो प्रायोरिटी पे डिपेंडेंट होती है, किस तरीके से पेज लोड हो रही है, तो आपने कहाँ पे लिखा हुआ है उसको। ठीक है। अगर लिंक से पहले लिखा है तो लिंक वाली आपकी सीएसएस अप्लाई होगी। अगर लिंक के बाद आपने लिखा है, ठीक है, तो आपकी जो इनलाइन सीएसएस है, एक्सटर्नल सीएसएस है, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने ये भी लिखी हुई है ग्रीन, ग्रीन भी अप्लाई हो रहा है स्टाइल टैग के अंदर, और यहाँ पे वापस आप क्या कर रहे हो, स्टाइल के अंदर कलर दे रहे हो ब्लू। ठीक है। तो अब लास्ट में कौन सी अप्लाई हुई है, जो भी उसकी इनलाइन सीएसएस है वो अप्लाई हुई है। ये आपकी क्या हो गई, एक्सटर्नल सीएसएस। ये आपकी क्या होगी, एम्बेडेड सीएसएस। और ये आपकी एक्सटर्नल सीएसएस, और यहाँ पे जो है वो इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस अगर आपने सेम तरीके से दी हुई है, ठीक है, तो आपकी ऑलवेज जो एंडिंग में होती है वही सीएसएस चलती है। तो अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ब्लू आएगा, क्योंकि पहले उसके पास कौन सी सीएसएस आई थी, पहले तो उसके पास एक्सटर्नल सीएसएस आई थी, वो भी उसने उसके ऊपर अप्लाई की थी। नीचे उसने वापस पढ़ा के पैराग्राफ के अंदर उसके फॉन्ट के कलर वापस चेंज हो रहे हैं, तो उसने वापस लगा दिया ग्रीन। वापस उसने क्या किया कि यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के अंदर वापस उसका कलर, फॉन्ट के कलर बदल रहा है ब्लू। तो लास्ट में जो उसको दिखी होगी, ठीक है, वही यहाँ पे फॉन्ट पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी, उससे पहले वाली होती नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से सारी सीएसएस यहाँ पे अटैच होती है। तो सीएसएस की प्रायोरिटी में मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस को हटा रहा हूँ, तो अब मेरी कौन सी सीएसएस लगेगी यहाँ पे, जो भी हमने एम्बेडेड सीएसएस लगाई है वही हमारी सीएसएस यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है। ग्रीन आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे चले गए और इनलाइन सीएसएस को मैंने, एक्सटर्नल सीएसएस को मैंने कहाँ पे रख दिया, एक्सटर्नल सीएसएस, एम्बेडेड सीएसएस को मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको ऊपर रख दिया है, अब मेरी एक्सटर्नल सीएसएस की जो सीएसएस होगी वही लगेगी, एम्बेडेड सीएसएस की, सीएसएस की जो सीएसएस होती है वो लगने वाली नहीं है, क्योंकि लास्ट में उसको कौन सी सीएसएस मिल रही है, स्टाइल वाली। ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे रेड, फॉन्ट के कलर रेड मिलेंगे, ग्रीन नहीं मिलने वाले, क्योंकि लाइन टू लाइन वो पड़ता है। यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, आगे पीछे भी उसको रख सकते हो, पर उसका एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, जिस तरीके से आपने जिस ऑर्डर में स्टाइल को अप्लाई किया होगा उसी फॉर्म में आपकी सीएसएस यहाँ पे अटैच की होती है। तो इसके अंदर, क्लास के अंदर जो भी आपने आगे पासे लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से आपने उसे अटैच करवाए उस पर डिपेंडेंट। तो लास्ट में फोर्सफुली आपको सीएसएस लगानी है तो कौन सी लगानी होती है, इनलाइन सीएसएस। अगर आपने इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस एक बार दे दिए तो उसके अंदर आप स्टाइल, जो भी स्टाइल दे रहे हो, ठीक है, वो एक्जेक्टली कहाँ पे आनी चाहिए, आपके लिंक के नीचे। ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे वापस से वो उसी पैराग्राफ या उसी स्टाइल, उसी टैग के अंदर वही क्या सीएसएस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है यहाँ पे स्टाइल की, जो तीनों की तीनों हमने स्टाइल यहाँ पे पढ़ी, उसकी प्रायोरिटी हो। तो सबसे लास्ट में कौन सी चलती है आपकी, इन लाइन, उसके बाद आपकी एक्सटर्नल, इम्बेडेड सीएसएस। इम्बेडेड सीएस और एक्सटर्नल के बीच में थोड़ी प्रायोरिटी यहाँ, प्रायोरिटी है कि आपने जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में इन दोनों को लिखा होगा उसी तरीके से लास्ट में जो भी उसे दिख रही होगी वो लगेगी सीएसएस। ठीक है।
तो ये इसकी प्रायोरिटीज थी। ठीक है, तो इस तरीके से सीएसएस को आप अटैच करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको चीज यही देखनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको सीएसएस मतलब तीनों की तीनों सीएसएस अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद हम आगे जाने वाले हैं कि जिस तरीके से हमने सीएसएस पढ़ी तो उसके अंदर फॉन्ट के साइज, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, फॉन्ट की डेकोरेशन, ठीक है, किसी भी तरीके का बॉक्स होगा तो उसका हम पी एक्स वी एच, ठीक है, व्यू पोर्ट्स, फिर सेंटीमीटर्स, इंचेस, तो किस तरीके से उसकी साइज दे सकते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो सीएसएस के अंदर बहुत सारे उसकी फील्ड्स है, उसके एट्रीब्यूट्स है, तो उसके बारे में डीपली हम पढ़ने वाले। तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई सीएसएस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसएस के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉन्ट के ऊपर किस तरीके से लगा, अगर इसके ऊपर बहुत सारी अभी सीएसएस लगनी बाकी है। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एज अ टेम्पररी आपको बताया है कि किस तरीके से वो सीएसएस अटैच करवाई जाती है, किस तरीके की सीएसएस होती है एग्जैक्टली। ठीक है, और कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनलाइन सीएसएस एग्जैक्टली होती क्या है, इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस क्या होती है, उसके बाद एक्सटर्नल। पे एक्सटर्नल सीएसएस का मैंने यहाँ पे एग्जाम जो भी मैंने मैन्युअली लिखा है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। और उसके ऊपर भी आपको क्या करवाना है कि जो भी आपने आईडी के ऊपर आपको करवाना है तो यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, अटैच करवानी है। अगर आपको क्लास की मदद से करवानी है तो क्लास की मदद से भी आप सीएसएस अटैच करवा सकते हो। ठीक है, क्लास की ज़रूरत यहाँ पे, तो हमारे पास दो तरीके के अलग अलग एट्रीब्यूट क्लास और आई दोनों की मदद से हम किसी भी तरीके की सीएसएस एचटीएमएल के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आप अलग अलग तरीके की एचटीएमएल है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, डीपली पढ़ सकते हो। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और डीपली जाना है, समझना है, तो आप अलग अलग वेबसाइट के ट्यूटोरियल में जाके भी देख सकते हो, यानी रिफर कर सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।